सन 2020 हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल साल रहा और इसकी वजह से हम लोगों के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले। लेकिन हमारे जीवन के साथ साथ जुडिशियल सिस्टम में और जुडिशरी के फैसलों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिले, जहां पर कुछ फैसलों का भारतीय जनता ने हृदय से दिल खोलकर स्वागत किया, वहीं पे कुछ फैसलों का बहुत ही मुखर विरोध किया गया। और आज के इस वीडियो में हम इसी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 10 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो हमारा सबसे पहला केस अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इस केस में जम्मू और कश्मीर के इस विशेष राज्य का प्रावधान खत्म करने जाने के पश्चात उसमें लगाए गए जो कर्फ्यू और इंटरनेट शटडाउन है उसके लीगलिटी के बारे में पिटीशन दायर किया गया था, उस पर सवाल उठाया गया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय कमेटी ने 3 सदस्यीय बेंच ने यह फैसला दिया था कि हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए और सब क्लॉज जी के अंतर्गत फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फ्रीडम टू ट्रेड एंड कॉमर्स मिला हुआ है। तो इन दोनों के ही अंतर्गत इंटरनेट मीडियम भी हम लोग को एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स की तरह फंडामेंटल राइट की तरह मिला हुआ है और इनका वायोलेशन करना हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करने के बराबर होगा, इसलिए ये मान्य नहीं माने जाएंगे। दूसरा केस रीएक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन ऑर्फेनेज वर्सेस तमिलनाडु का केस था, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो फॉर्म में अपने आप से इसमें एक्शन लिया था, इसमें कॉग्निजेंस लिया था। और इस केस में यह फैसला दिया गया था कि एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का काम केवल एक साइलेंट इंस्पेक्टर की तरह काम करना नहीं है कि इसके सामने जितने भी ऑर्डर्स आए उन पर साइन करके आगे बढ़ा दिया जाए। इसके संज्ञान में अगर किसी भी चाइल्ड के बारे में, उनके जेल में होने के बारे में या किसी कस्टडी में होने के बारे में कोई सूचना आती है, खबर आती है, तो जितनी जल्दी हो सके उनको बेल ग्रांट करने की व्यवस्था की जाए और उनको इसके साथ ही साथ जितनी जल्दी हो सके किसी सेफ्टी प्लेस पे या फिर किसी बेहतर प्लेस पे पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारा तीसरा केस राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा एंड अदर्स का केस है, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया क्योंकि आजकल की राजनीतिक पार्टीज में क्रिमिनल्स की एंट्री बहुत हो गई है, बहुत सारे क्रिमिनल्स हो गए हैं, तो इसलिए राजनीतिक दल में अगर किसी भी कैंडिडेट का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पहले से उनकी कोई हिस्ट्री चली आ रही है, तो इसके बारे में जितनी भी सूचना है वो उनके सिलेक्शन के 48 घंटे के भीतर और उनके नॉमिनेशन के 2 वीक्स 2 हफ्ते के भीतर जितनी जल्दी हो सके वो पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पे, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ सारे इंफॉर्मेशन एक लोकल न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कराया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत उस इंफॉर्मेशन में उस कैंडिडेट के ऊपर कौन से केस चल रहे हैं, उनका नेचर क्या है और उनमें इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पर पहुंची है, ट्रायल किस स्टेज पर पहुंचा है, इनके बारे में सारी सूचनाएं दी जानी चाहिए। हमारा चौथा केस क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का केस है। इस केस में सवाल था नीट के वैलिडिटी के बारे में, जो कि मेडिकल और उसके अलावा डेंटल जो हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेजेस होती हैं उनमें एंट्रेंस कराती हैं, उनमें जो है एडमिशंस कराती हैं। तो इसके बारे में 3 सदस्यीय कमिटी जो कि सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने ये फैसला दिया था कि हालांकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 या एक अनुच्छेद 30 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया कि हर एक लिंग्विस्टिक और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा अधिकार मिला हुआ है, लेकिन ये राइट्स कहीं भी एब्सोल्यूट नहीं हैं। इनके ऊपर स्टेट द्वारा एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, जिनके द्वारा इन इंस्टीट्यूशन को बेहतर तरीके से और स्मूथ रनिंग कराई जा सके। पांचवा केस विजय कुर्ले एंड अदर्स का केस है और ये केस डील करता है कोर्ट की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। इस केस में विजय कुर्ले, राशिद खान और नीलेश ओझा को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया गया था और इस केस में फैसला ये दिया गया था कि इससे पूर्व की कोई भी व्यक्ति किसी जज के बारे में बोनाफाइड उनके इंटेंशन के बारे में या कोर्ट की इंटीग्रिटी के बारे में या फिर किसी और चीज के बारे में जो कि कोर्ट के जजमेंट से रिलेटेड है, इसके बारे में कोई भी कमेंट करे या टिप्पणी करे, वो ये इंश्योर कर ले कि उसके बारे में उसको नॉलेज है और उसमें उनको पक्ष मिला हुआ है, स्टैंडिंग का अधिकार मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। अगर ये इससे अन्यथा, इसके ना होते हुए अगर वो किसी कमेंट को करते हैं, कोई टीका टिप्पणी करते हैं जो कि जुडिशरी से रिलेटेड है, तो इसके द्वारा ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत आएगा और अपने साथ हुई हानि के लिए जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। तो हमारा अगला केस जो कि बहुत ही मुद्दा में, बहुत ही चर्चा में रहा है, वो है प्रशांत भूषण का केस, जो कि एडवोकेट हैं। इनके द्वारा भी कोर्ट का कंटेम्प्ट किया
गया था, जहां पे इन्होंने अपने ट्वीट में कोर्ट के जजमेंट के बारे में सवाल उठाया था, उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठाया था। तो इस केस में भी कोर्ट के बार बार कहने के बाद भी प्रशांत भूषण इसमें अपोलोजाइज करने के लिए, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने बाकायदा, उनके वकील ने एक एफिडेविट में उनके व्यू को एक्सप्लेन करते हुए कि किस वजह से उन्होंने ऐसे क्रिटिसाइज किया था, ऐसा ट्वीट दिया था, उसके बारे में एक एफिडेविट भी दी थी। कोर्ट ने इनकी एफिडेविट को नकारते हुए इनके ऊपर जुर्माना लगाने का फैसला लिया, लेकिन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के रिक्वेस्ट करने पर, इनकी विनती करने पर इन्हें कड़ी सजा देने के बजाय इनकी सजा को थोड़ा सा कम कर दिया गया और इनके ऊपर मात्र ₹1 का जुर्माना लगाया गया। सातवां केस बहुत ही चर्चा में रहने वाला, बहुत ही डिबेटेबल रहने वाला केस है, जिसे हम बाबरी विध्वंस केस के नाम से जानते हैं। तो इस केस में लखनऊ बेंच ने 32 सर्वाइविंग एक्यूज्ड को दोषमुक्त पाते हुए, क्योंकि इनके खिलाफ प्रॉपर सफिशिएंट मात्रा में प्रूफ और एविडेंसेस अवेलेबल नहीं थे जो इनको दोषी करार देते हों, तो इनको दोषमुक्त कर दिया गया था। हमारा आठवां केस विनीत शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का केस है, जो कि रिलेटेड था कॉपर सीनरी से या साहदायकी से। तो इस केस में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह कहा था कि एक पैतृक संपत्ति में साहदायकी के अंतर्गत एक डॉटर को, एक लड़की को भी राइट मिला हुआ है कि वो उस संपत्ति में से हिस्सा ले सकती हैं। ये फैसला रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला फैसला था, क्योंकि इसके अंतर्गत दिया गया प्रोविजन, इसके अंतर्गत जो जजमेंट दिया गया था वो उन केसेस पे भी लागू होता था जो कि इस कोड के आने के पूर्व हो चुके हैं, जो कि इनके पहले से चल रहे हैं। हमारा सेकेंड लास्ट केस अमित साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। ये केस रिलेटेड था शाहीन बाग में चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में, जो कि CAA और NRC के अगेंस्ट चल रहा था, उनके विरोध में चल रहा था। तो इस केस में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये कहा था कि जितने भी प्रोटेस्ट हों, जितने भी सरकार के खिलाफ विरोध हो रहे हों, जो प्रदर्शन चल रहे हों, तो वो एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे या फिर जो पूर्व निर्धारित प्लेस हैं, पूर्व निर्धारित स्थान हैं, वहीं पे किए जाने चाहिए, जिनके बारे में निर्धारण किया जा चुका है। ये कहीं भी जन सामान्य या सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाना चाहिए, जिनसे जन समूह को या फिर जो नॉर्मल पीपल्स हैं, सामान्य लोग हैं, उनको समस्या हो। और सबसे लास्ट केस परमजीत सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह का केस है। तो इस केस में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह कहा था कि हर एक इन्वेस्टिगेशन वाले ऑफिस, चाहे वो पुलिस की ऑफिस हो, पुलिस का स्टेशन हो, या फिर NIA, CBI, ED, इन सभी में CCTV कैमरा लगाने चाहिए, इंस्टॉल करने चाहिए। और अगर एक विक्टिम द्वारा कभी भी उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होने पर, उनका कभी भी लगता है कि उनका हनन हुआ है, तो उनके द्वारा अगर फुटेज मांगा जाता है तो वो फुटेज उन्हें अवेलेबल कराई जानी चाहिए, ताकि वो जाकर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को अप्रोच कर सकें अपने राइट्स के एबॉलिशन होने की कंडीशन में। तो ये थे साल 2020 में इंडियन जुडिशरी द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। आई होप आपको ये सारे ही जजमेंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स और टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।